नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में पहलगाम हमले का जिक्र न करने के लिए सदस्य देशों को लिया आड़े हाथों। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से किया इंकार। कहा, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे बर्दाश्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर गंगाराम अस्पताल में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर का किया उद्घाटन। सेंटर में 200 से ज्यादा मरीजों के लिए बेड। राष्ट्रपति ने कैंसर के मरीजों से की मुलाकात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रेलर के नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत। 8 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। वहीं यूपी के इटावा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। कैप्सूल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स एक्सियोम 4 मिशन पर। वियतनाम में आयोजित हुई कुश्ती के एशियन अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में बजा भारतीय महिला पहलवानों का डंका। चीन और जापान को पछाड़ पहला स्थान किया हासिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में पहलगाम हमले का जिक्र न करने के लिए सदस्य देशों को आड़े हाथों लिया है। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार किया। रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अहम बैठक में मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तल्ख रिश्तों के बीच दोनों नेता पहली बार किसी मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions.
This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपने युवाओं में कट्टरपंथ को फैलने से रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक के खिलाफ रणनीति बनाने पर जोर दिया। We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism, issued during India's chairmanship, symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from transnational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ अपना संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव से चीन के किंगडाओ में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सर गंगाराम अस्पताल में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया और कैंसर के मरीजों से मुलाकात की। यह अत्याधुनिक सुविधा विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए समर्पित है, जहां उन्हें समग्र देखभाल प्रदान की जाएगी। इस सेंटर में 200 से ज्यादा कैंसर मरीजों के इलाज के लिए बेड है। राष्ट्रपति ने कैंसर केयर केंद्र का दौरा किया और अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में निभाई जा रही अस्पताल की अहम भूमिका की सराहना की। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। बिहार सरकार ने छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर आने वाले लोगों को सहूलियत दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर जानकारी दी कि बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर सरकार नई 299 एसी एवं नॉन एसी बसों का परिचालन करने जा रही है। 24 जून को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर लगभग 106 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार सरकार त्योहारों पर केंद्र सरकार से और अधिक विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध करेगी, जिससे यात्री सुविधापूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हो गया है। घोलतीर में यात्रियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। ये यात्री रुद्रप्रयाग से ऊपर जा रहे थे। वाहन में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाकर अस्पताल भेज दिया गया। बाकी लोगों की खोजबीन जारी है।
घटनास्थल पर एसडीआरएफ, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें समन्वित रूप से राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। संपूर्ण अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संचालित किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि अब तक 8 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि 3 शव भी बरामद किए गए हैं। हादसे में 9 लोगों के लापता होने की सूचना है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 103 के पास हुए हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए। अभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज उनका जारी है। एक्सियोम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री इस समय 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने अंतरिक्ष में अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अंतरिक्ष से नमस्कार, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां आकर रोमांचित हूं। बता दें कि ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और ISS के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेंसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे ISS पर डॉक करेगा। डॉकिंग का मतलब है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे जुड़ जाना। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 14 दिन के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपरफूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। साथ ही शुभांशु मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर को लेकर भी अध्ययन करेंगे। वे अपने साथ जॉय नाम का एक सफ़ेद हंस जैसा खिलौना भी लेकर गए हैं, जो वहाँ जीरो ग्रेविटी वाले माहौल को दिखाने में मदद करेगा। वे इस मिशन के दौरान छात्रों और लोगों से जुड़ने के लिए बातचीत भी करेंगे। ये आज तक का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की सफलता के लिए देश भर में पूजा पाठ का दौर चल रहा है। इसी क्रम में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की सफलता के लिए विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अनूठी आरती में भगवान शिव से मिशन की मंगल कामना की गई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी और सफल मिशन के लिए श्रद्धालुओं ने विशेष प्रार्थना की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और ONDC के साथ सामरिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए अब रैपिडो ऐप से भी दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट बुक करा पाएंगे। इस मुद्दे पर DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ DMRC के MD विकास कुमार मौजूद हैं। एक करार जो हुआ है रैपिडो के साथ, इस करार के क्या मायने हैं? जो हमारी लास्ट माइल है, जब पैसेंजर को मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ता है और मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य जाना पड़ता है, तो इसके लिए उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। रैपिडो के आने से ये हो गया कि वो अपनी कन्वीनियंस पे अपने ऑप्शन बुक कर सकता है और वो राइड को ले सकता है और मेट्रो का टिकट भी बुक कर सकता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और सीमलेस है। एक ही क्लिक में वो अपनी लास्ट और फर्स्ट माइल की राइड भी बुक कर लेगा और मेट्रो टिकट भी बुक कर लेगा और उसको पता भी रहेगा कि उसकी राइड इस टाइम।
अदरवाइज़ और जो मोड्स हैं उसके लिए बस है या उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है कि कब बस आएगी कब नहीं आएगी। मेट्रो की भी अपनी बस सेवाएं हैं जो एक स्टेशन से लास्ट पोजीशन तक है, तो उसके साथ ये सेवाएं कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेट्रो की बस सेवाएं जो हैं वो मेट्रो नहीं, वो दिल्ली सरकार की जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो चलाता है, ठीक है। वो भी एक मोड है लोगों के जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आजकल ऑप्शन ये है कि पैसेंजर को आप ऑप्शन दीजिए जो मोड उसको सहूलियत लगे वो इस्तेमाल करे। तो ये एक रैपिडो भी एक ऑप्शन मिला है उसे, उसी तरह बस तो एक ऑप्शन है ही उसके पास। लेकिन बस में जो देखा गया है, ये देखा गया अगर बड़ी बसेज होती हैं और हमारे स्टेशन से चलती हैं तो कई बार उसमें स्टेशन से इतना ऑफटेक ही नहीं आता है कि उतने पैसेंजर्स भरें, तो कई बार वो बस खाली भी जाती है, जिससे कि प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। इसमें तो हर तरह की राइड अवेलेबल है आपके पास। सिंगल राइड के लिए 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, टैक्सी है, सारा कुछ है। हमारे पास स्मार्ट कार्ड है और जिसके जरिए हमें 10% की छूट मिलती है। रैपिडो भी दावा कर रही है कि हम जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनको हम छूट देंगे। इसको हम किस तरीके से देखें? नहीं, रैपिडो बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी सर्विस की तरफ और ओवरऑल वो देखेंगे कि जब बढ़िया सर्विस मिल रही तो और लोग आएंगे। तो वो उनका प्लान हमें लगता है ये है कि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, जिससे वॉल्यूम्स में मिल जाए तो उनको भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी होगा। इस करार से जो आम जनता है, जो आम यात्री है, उनको ज़रूर अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। क्या नाम है? सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। एक दशक पहले सोचा गया सपना अब हकीकत बन चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आशाएं भी बनाई हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट। शहरों में मजबूत बुनियादी ढांचे, कुशल सेवाओं और टिकाऊ समाधान का एक दशक। तकनीक, ट्रांसफॉर्मेशन और तरक्की, ये 3 शब्द अब भारत के शहरों की नई पहचान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2015 में शुरू हुआ स्मार्ट सिटी मिशन आज 10 साल पूरे कर चुका है। आर्थिक विकास, समावेशिता और स्थिरता पर केंद्रित ये मिशन आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन जैसी विविध आवश्यकताओं को एक साथ लाने का नाम है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसके तहत कुल 100 स्मार्ट शहर बनाए गए, जिसमें अब तक 1.64 लाख करोड़ रुपए की लागत से 7,555 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 100 शहर, 84,000 से ज्यादा CCTV कैमरे, AI और डेटा एनालिटिक्स से चलती है शहरों की नब्ज। विशाखापत्तनम में सोलर लाइट और ऑल एबिलिटीज पार्क हो या उदयपुर में बायोमेथेन प्लांट और आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, काकीनाडा में ट्रैफिक पर नजर रखने वाला स्मार्ट एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र हो या सोलापुर का ई-शौचालय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो या कोयम्बटूर में 7 झीलों के कायाकल्प और 1.5 करोड़ यूनिट ऊर्जा बचत की बात। इस योजना ने शहरों की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रख दी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेटा और AI आधारित सुविधा देने के लिए सभी स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 84,000 से ज्यादा CCTV और 1,884 आपातकालीन कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। वहीं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2,900 मिलियन लीटर प्रतिदिन की पेयजल उपचार क्षमता विकसित की गई है। साथ ही शिक्षा को स्मार्ट बनाने के लिए 9,433 स्मार्ट क्लासरूम और 41 डिजिटल लाइब्रेरी का विकास किया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए 172 ई-स्वास्थ्य केंद्र और 152 स्वास्थ्य ATM भी विकसित किए गए हैं। एक दशक पहले देखा गया सपना अब हकीकत बन चुका है। अब स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्वास्थ्य ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नई जीवन शैली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालत खराब है।
जिले के खनियारा मणुणी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुछ लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। कि 2 व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक देते ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंढोर डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम में 33,011 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड पहुंच रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी शहर के प्रसिद्ध पंचवक्त्र महादेव मंदिर की पौड़ियों तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार निगरानी की जा रही है। मंडी जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ब्यास नदी के किनारे ना जाएं और किसी भी स्थिति में सतर्क रहने को उनसे कहा गया है। तो कुल्लू जिले में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। हिमाचल में स्थिति इस वक्त खराब नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो गर्मी और वर्षा दोनों का सितम जारी है। कहीं वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से लोग बेहाल हैं, तो कहीं लोग गर्मी से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। राजौरी के खेवरा क्षेत्र में जलस्तर बढ़ जाने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया। इससे घरों और दुकानों में रखा गया सामान खराब हो गया। प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि एक विशेष टीम बनाकर नुकसान का आकलन किया जाए और लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। गुजरात में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सूरत समेत राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भीषण बारिश की चेतावनी दी है। ओडिशा के संबलपुर में कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने ओडिशा समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी गुजरात, केरल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। तो मैदानों से लेकर पहाड़ों तक बारिश का कहर जारी है। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। महिला नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तलाशी के दौरान एक इंसास राइफल और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। भारत भी नशा मुक्त समाज की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए तैयार है। भारत कैसे इस गंभीर स्वास्थ्य और समाज से जुड़े इस गंभीर संकट से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास कर रहा है, इस पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में स्थापित ये दिवस मादक पदार्थों के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की वार्षिक याद दिलाता है। वर्ष 2025 की थीम एक समग्र ढांचे की वकालत करती है, जिसमें तथ्य आधारित रोकथाम कार्यक्रम
सुलभ उपचार विकल्प और दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति के लिए सहानुभूतिपूर्ण सहयोग शामिल है। ये थीम नशे की तस्करी और संगठित अपराध के बीच के गहरे संबंधों को भी उजागर करती है और ऐसे अवैध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान को देशव्यापी स्तर पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये अभियान देश के सभी जिलों में सक्रिय है और नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, विशेष रूप से युवाओं को शिक्षण संस्थानों और समुदायों के माध्यम से जोड़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के तहत अब तक देश भर में 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हैं। 4.31 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों ने इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी और चिकित्सा उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने 1 जून से 26 जून तक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है, जिसका समापन एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में होगा। इन पहलों में आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अभियान की पहुंच और भागीदारी को व्यापक बनाया जा सके। साथ ही भारत में नशाग्रस्तों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्र तथा व्यसन उपचार सुविधाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः मजबूत करने का अवसर है। ये स्पष्ट करता है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र, सहानुभूतिपूर्ण और समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे सख्त कानून व्यवस्था और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा पूरित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईरान की संसद ने कल संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। ये कदम हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु स्थलों एस्फहान, फोडो और नतांज में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद लिया गया। सत्र में उपस्थित 223 प्रतिनिधियों में से 221 ने पक्ष में, 1 ने विपक्ष और 1 ने मतदान में भाग नहीं लिया। ईरान ने कहा कि उसे अपनी संप्रभुता, हितों और लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस बिल के अनुसार अब IAEA की किसी भी प्रकार की जांच के लिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। तो ईरान का ये अहम फैसला खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही